संवाद का अध्ययन करते समय हम आमतौर पर शब्दों और वाक्यों के संदर्भ में ही सोचते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कई बार सबसे अधिक प्रभाव शब्दों से कही गई बात का नहीं, बल्कि उस बात का होता है जो हम अपने चेहरे, अपनी आंखों और अपने शरीर से व्यक्त करते हैं। शब्दों का उपयोग कैसे करना है और उन्हें किस तरह से बोलना है, यह जानना अपने सपने साकार करने की दिशा में एक शक्तिशाली अस्त्र है। शब्दों के चयन में माहिर होने के साथ साथ यदि आप गैर शाब्दिक संवाद में भी महारत प्राप्त कर लें तो आप अजेय बन जाएंगे। मशहूर रोमन वक्ता डेमोस्थेनीज से किसी ने पूछा था, भाषण कला का पहला हिस्सा क्या है? तो उन्होंने कहा, कर्म। जब उनसे पूछा गया कि दूसरा हिस्सा क्या है, तब भी उनका उत्तर यही था, कर्म। यही सच है, लोग शब्दों से अधिक कर्म पर विश्वास करते हैं। आपने शायद किसी को कहते हुए सुना होगा, उसका काम इतने सशक्त ढंग से बोल रहा था कि मैं उसकी कही बात सुन ही नहीं पाया। ये 16 आने सच है कि कर्म शब्दों से अधिक सशक्त ढंग से बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है चेहरे का भाव। अगर चेहरा दिमाग का आईना है तो बेहतर यही होगा कि हम जिन लोगों से संवाद करते हैं उनके संदेशों को पढ़ना सीख लें। सचमुच जब कोई अपने विचार न बताए तो उन्हें जानने का सबसे अच्छा उपाय उसका चेहरा देखना है। हमारे चेहरे के भाव हमारे विचारों को जितना उजागर करते हैं उतना कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती है। चेहरे के भाव में हमारी मुस्कानें या त्योरियां, आंखों और चेहरे पर आए सारे भाव शामिल होते हैं। मुस्कान संक्रामक होती है, इसलिए मुस्कुराते रहें। अगर आप अपनी मुस्कान का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उस इंसान की तरह हैं जिसके पास बैंक में लाखों डॉलर तो हैं, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर सकता है। विजेता मुस्कान सोने से भी अधिक मूल्यवान होती है। आपकी मुस्कान आपको लाखों डॉलर कमाकर दे सकती है, आपके वैवाहिक जीवन को टूटने से बचा सकती है। मुस्कान से प्रशंसा, प्रेम, सराहना और मासूमियत व्यक्त होती है। चौड़ी मुस्कान सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक वो है। इससे आप दुनिया को यह संदेश देते हैं कि आप इस जीवन के लिए आभारी हैं। मुस्कान लोगों को अपने पास खींचती है, उन्हें आरामदेह बनाती है और उनका दिल जीत लेती है। हमारी मुस्कान केवल व्यवसाय के संसार में ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम में से अधिकतर पुरुषों को शायद याद होगा कि हमें मुस्कान की शक्ति का पता पहली बार कब चला था। जब हम जूनियर हाई स्कूल में थे, तब कोई लड़की हमारी ओर देखकर बस मुस्कुराई हो और हम उससे शादी करने के लिए बेताब हो गए हों। दोस्तों, बेहतरीन मुस्कान से अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं होता है। यदि आप नियमित रूप से मुस्कुराने वाले इंसान नहीं हैं तो सीख लें। यदि आवश्यकता पड़े तो अभ्यास करें। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके लाभ इतने अधिक हैं कि आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। शीशे के सामने खड़े हो जाएं, फिर अपने चेहरे पर सबसे चौड़ी, सबसे आकर्षक मुस्कान लाने का अभ्यास करें। फिर उस मुस्कान को अपने बॉस पर, अपने सहकर्मियों और अपने परिवार वालों पर आजमा कर देखें। आपको जो परिणाम मिलेंगे देखकर हैरान रह जाएंगे। स्टेप नंबर 2 है आंखों की भाषा सीखें। दोस्तों, आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सीधे किसी व्यक्ति की आंखों में झांककर उसके दिल की बात समझ सकते हैं? हमें इसी तरह से बनाया गया है कि हमारी आंखें सशक्त संवाद करने में सक्षम होती हैं। आंखें रोमांच से चमकती हैं, वे दुख से लाल होती हैं और उनमें आंसू भर आते हैं। वे शत्रुता से आग बबूला भी होती हैं। हम अपनी आंखों से किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी को जोड़ सकते हैं या दूर भी हट सकते हैं। कोई भी सार्वजनिक वक्ता आपको आंखों के माध्यम से जुड़ने के महत्व के बारे में बता सकता है। हालांकि आंखों के संपर्क के माध्यम से लोगों से जुड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में यह सीखना भी महत्वपूर्ण है कि बातचीत के दौरान दूसरों के भाव कैसे पढ़ें। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, लोगों से आंखें मिलाकर बात करो। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपसे नजरें न मिलाता हो? इस तरह का व्यक्ति जो अपनी आंखें इधर उधर घुमाता हो, दरअसल संपर्क से बचने की कोशिश करता हो। इस प्रकार के व्यवहार से अविश्वास पैदा होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का अभिवादन किया है जिसकी निगाह हेलो बोलते ही जमीन पर जम गई हो? यह व्यवहार कमजोर आत्मछवि का सूचक है। अगर आप सचमुच लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनसे आंखें मिलाने की सचेतन कोशिश करें। देखिए, कभी कभार पलकें झपकाने में कोई बुराई नहीं है। आप यह नहीं चाहते कि लोग असहज महसूस करें।
लेकिन उनके साथ आंखों के नियमित संपर्क से दिलचस्पी और सम्मान व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखें कि अशाब्दिक संवाद हमेशा दो तरफा रास्ता होता है। इसका अर्थ है कि आप अपनी आंखों से किस तरह सुनते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि आप उनसे किस तरह बोलते हैं। आंखों के संपर्क से दिलचस्पी, महत्व और इंपॉर्टेंस को फील कराती है। आंखों के संपर्क से कतराना उदासीनता, परेशानी या असहमति का संकेत देता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी आंखों से सही बात कहें। अगर आप लोगों से आंखें मिलाने के आदी नहीं हैं, तो यह आपके लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन यदि आप इस पर मेहनत करेंगे तो विश्वास करें, आप महान संवाद के लाभों की फसल काटेंगे। दोस्तों, हमारे चेहरे में हजारों मांसपेशियां होती हैं और हमारा चेहरा हजारों अलग अलग भाव, भावनाएं और दृष्टिकोण संप्रेषित कर सकता है। अपने चेहरे पर सकारात्मक भाव बनाए रखने का संकल्प लें। क्या आपको अपनी मां की वह डांट याद है जिसमें वे कहती थीं कि अगर तुम बुरा चेहरा बनाओगे और हर समय ऐसा ही बनाए रखोगे तो चेहरा हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाएगा? देखिए, उन्होंने सही कहा था। हमारा चेहरा दरअसल मांसपेशी और ऊतकों की स्मृति बरकरार रखता है। यही कारण है कि हम अधिकतर समय जैसा चेहरा बनाते हैं वही स्थायी बन जाता है। बातचीत करते समय हमारा शरीर भी दूसरों तक बहुत सारे संदेश पहुंचाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम मुंह से जो बात बोल रहे हैं, अनजाने में उससे ठीक उल्टी बात अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कहने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट मेहरेबियन ने कहा है कि किसी वक्ता का 7% संदेश उसके शब्दों से आता है, 38% उसके पद या शीर्षक से और 55% उसकी शारीरिक मुद्रा से आता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर में वह बात कम्युनिकेट करने की अद्भुत योग्यता है जिसे हमारा दिमाग कहने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कई बार हमारा मुंह जो बात कहने में असमर्थ होता है, उसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी संबंध में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो सही बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग सुनिश्चित करें। किसी से बात करते समय उसके ठीक सामने बैठें, नाक से नाक, आंख से आंख मिलाकर बात करें। किसी अन्य स्थिति या दूसरे पोजीशन में न बैठें, क्योंकि इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप उसे पराया समझ रहे हैं। अच्छी बॉडी लैंग्वेज न केवल अच्छी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अगली नौकरी, बिक्री या डेट पाने की कुंजी भी बन सकती है। डॉक्टर हमें दशकों से अच्छी शारीरिक मुद्रा का महत्व बता रहे हैं, लेकिन परिणाम अब हम सबके सामने आ रहे हैं। जो लोग चेतन होकर सीधे तंकर खड़े होने की कोशिश करते हैं, चेतन होकर चलने की कोशिश करते हैं और सिर तान कर रखते हैं, उनके जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों में कम बीमारियां होती हैं। यह केवल अच्छे व्यवसाय से ही नहीं, अच्छी सेहत से भी संबंधित है। हमें व्यवसाय में अच्छी शारीरिक मुद्रा की शक्ति को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब कोई आदमी सीधा बैठता है तो वह सीधा और सटीक सोचता है। जब कोई व्यक्ति झुकी मुद्रा में होता है तो इससे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। जो लोग लंबे होते हैं वे हमेशा अपनी लंबाई को कम दिखाने के लिए थोड़ी झुकी मुद्रा अपना लेते हैं। आपकी शारीरिक बनावट जैसी भी हो, उससे आत्मविश्वास व्यक्त करें, तनकर खड़े हों ताकि आप सशक्त दिखें। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा शरीर ये बात उजागर कर देता है कि हम कैसा सोचते हैं, जिससे बाद में यह तय होता है कि हम किस तरह जीते हैं। बॉडी लैंग्वेज की जांच का एक अच्छा फॉर्मूला ये है, किसी सपाट दीवार से टिककर खड़े हो जाएं और देखें कि आपका कितना शरीर दीवार से छूता है। अगर आपके कंधे, आपके पीछे का हिस्सा और आपके पैरों का पिछला हिस्सा दीवार को छू रहा हो तो आपकी मुद्रा अच्छी है। अच्छी शारीरिक मुद्रा विकसित करने के लिए हर काम आवश्यक करने का निर्णय लें। अगले कुछ दिनों तक अपने कंधे चौड़े करने, ठुड्डी ऊपर खींचने, सिर पीछे तानने और पेट अंदर करने पर ध्यान केंद्रित करें। सुबह थोड़ा बहुत व्यायाम करने से आपकी शारीरिक मुद्रा में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 है अच्छा दिखने की कला। दोस्तों, हम सभी ने यह कहावत सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी आप मुख पृष्ठ देखकर किसी पुस्तक का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक हम शायद इससे सहमत भी होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम पुस्तक का मूल्यांकन उसके मुखपृष्ठ से ही करते हैं। निश्चित रूप से हमें घटिया मुखपृष्ठ के भीतर बेहतरीन साहित्य मिल सकता है, या हम बेहतरीन कलात्मक मुखपृष्ठ के झांसे में आकर भीतर का घटिया लेखन खरीद सकते हैं। लेकिन अंततः अधिकतर लोग पुस्तक खरीदने का शुरुआती निर्णय मुखपृष्ठ के आधार पर ही करते हैं।
इंसानों के बारे में भी यही बात सच है। हम लगभग हमेशा लोगों का मूल्यांकन उनकी पहली छाप से करते हैं। कपड़े हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे पशु पक्षियों के लिए उनकी रोएदार खाल और पंख। कपड़े हमारे रूप रंग को बेहतर ही नहीं बनाते हैं, वे दरअसल हमारा रूप रंग ही हैं। हम जो पहली छाप छोड़ते हैं वह बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है कि हम क्या पहनते हैं। इसमें हमारे चेहरे के भाव भी शामिल हैं। शिष्टाचार और भाषा पर बाद में ध्यान दिया जाता है और चरित्र पर तो सबसे अंत में ध्यान दिया जाता है। माना कि पहली छाप या पहला प्रभाव हमें गलत नतीजे पर पहुंचा सकता है, लेकिन लोगों के बारे में शुरुआती निर्णय तो हम उसी के आधार पर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति आपके दफ्तर में घटिया कपड़े पहनकर आता है, उसके बाल अच्छे से सेट न हो और उसे नहाने की बहुत आवश्यकता हो, तो शायद आप उस व्यक्ति के बारे में कोई विशेष धारणा बना लेंगे। आप सोच सकते हैं कि उसमें व्यावसायिक शिष्टाचार नहीं है, या इससे भी बुरी बात, उसमें स्वस्थ आत्मगौरव नहीं है। आपको पहली छाप छोड़ने का दूसरा अवसर कभी नहीं मिलता है। अब आप संवाद योग्यताओं में माहिर होने लगे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को और अपने विचारों को पेश करने के रहस्य जान लें। दरअसल व्यावसायिक बैठकों, साक्षात्कारों या डेटिंग में भी आपका दिखने का अंदाज आपकी बातों जितना ही कम्युनिकेट करता है। दिखने के अंदाज के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, श्रृंगार और पोशाक। अपनी अगली भेंट, डेट या प्रस्तुति के लिए जाते समय अपनी मानसिक बनाव श्रृंगार जांच सूची तैयार करें। इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। यह कहना आवश्यक नहीं है कि नहाए बिना काम नहीं चलेगा। अपने दांत अच्छी तरह साफ करें। अगर आपके दांतों पर निशान हैं या वे पीले हैं तो टूथ व्हाइटनर का इस्तेमाल करें। अगर दांतों में छेद हैं, वे टेढ़े मेढ़े या बदसूरत हैं, तो दांतों के डॉक्टर की मदद लेकर ऐसा उपाय खोजें जिससे आपकी मुस्कान और अधिक आकर्षक बन जाए। अपने नाखून नियमित रूप से काटें और स्वच्छ रखें। महिलाओं का नख प्रसाधन भड़कीला नहीं बल्कि सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। अपने बाल साफ सुथरे और व्यवस्थित रखें। चिपचिपे बालों से लोग बिचक सकते हैं। भले ही अस्त व्यस्त बाल फैशन में हों, लेकिन इस बारे में जागरूक रहें कि इनसे आपके आसपास के लोगों को क्या संदेश जा रहा है। अगर बाल रंगने या अलग प्रकार से काटने से आपको अपना रंग रूप निखारने में मदद मिलती हो, तो यह अच्छा निवेश है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सिर और चेहरे पर जितने कम बाल होते हैं, आप अधिकतर लोगों के साथ उतने ही अच्छे संबंध जोड़ सकते हैं। जब से मैं गंजा होने लगा हूं, तब से मैं हर साल अधिक अच्छी तरह संबंध जोड़ने में कामयाब हो रहा हूं। मेकअप का उद्देश्य आपके चेहरे को बदलना नहीं, बल्कि आपके रंग रूप को संवारना है। मेकअप का प्रयोग कम से कम करें और सादगी से करें। रंगे पुते चेहरे से दूर रहें। खुशबूदार इत्र से मदद मिलती है, बस ये सुनिश्चित कर लें कि उसकी खुशबू बहुत अधिक तीखी न हो। डिओडोरेंट या एंटी प्रस्पिरेंट का प्रयोग अवश्य करें। अपने साथ हमेशा मिंट लेकर चलें। जो भी व्यक्ति आपकी सांसों की बदबू से परेशान होगा, वह आपका एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेगा। दोस्तों, सफलता के लिए ड्रेस कोड यानी पोशाक पहनने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग मन ही मन सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब बेहतरीन कपड़े खरीदने में अधिक धन निवेश करूंगा। ये तो किसी अंगीठी के सामने बैठकर ये सोचने जैसा है, जब तुम मुझे गर्माहट दोगी तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उसमें लकड़ी डालेंगे, उसे जलाएंगे, तभी वो आपको गर्माहट देगी। ठीक उसी तरह आपको सफलता पाने के लिए पोशाक पहले पहननी होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। हम 21वीं सदी में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की रेखा लगातार धुंधली पड़ती जा रही है। कंपनियों में पोशाक के पैमाने लगातार बदल रहे हैं। आप कैसे जानें कि क्या पहनना है और कब? यहां दफ्तर में कपड़े पहनने को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि कपड़े बेचने वाले लोगों की मंशा यही होती है, लेकिन फैशन से संबंधित हर प्रवृत्ति का अनुसरण आमतौर पर अच्छा नहीं होता है। पारंपरिक संतुलित पोशाक बहुत पेशेवर होती है, इसलिए बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण या भड़कीले वस्त्रों से बचें। सादगी भरी पोशाक जो आप पर जंचे सबसे अच्छी होती है। पोशाक का चयन करते समय याद रखें कि आपका लक्ष्य कई प्रकार के लोगों से संबंध जोड़ना है। आप यह नहीं चाहेंगे कि आपका रंग रूप खुले संवाद के बीच बाधा बन जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा, उचित पोशाक अवसर या समूह पर निर्भर करती है। यदि आप सामान्य कामकाजी दिन के लिए कपड़े पहन रहे हैं, तो अनौपचारिक पोशाक बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर आप विभाग की किसी विशेष प्रस्तुति के लिए तैयार हो रहे हैं तो सूट टाई अधिक बेहतर रहेंगे। स्पष्ट है, पोशाक के पैमाने हर अमेरिकी कंपनी की संस्कृति में अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप IBM के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी हैं तो आपसे लगभग हमेशा सूट पहनने की उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन वैली की किसी हाईटेक कंपनी में काम करते हैं तो जीन्स और खुले कॉलर वाली कमीज भी सही पोशाक हो सकती है। चाहे जो हो, पोशाक पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना कम ध्यान देने से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं और उसे बहुत सम्मान दे रहे हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों पर हुए एक अध्ययन में भी यह पाया गया है कि जो विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आते हैं वे ऐसा न करने वाले विद्यार्थियों के मुकाबले हमेशा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे कपड़े पहने जिनसे आप अधिक आकर्षक दिखें, ऐसे कपड़े पहने जिनकी नाप आपके शरीर के लिए एकदम उपयुक्त हो और जो पुराने न दिखते हों। अपने कपड़ों और जूतों की नियमित देखभाल करें, इससे वे अधिक समय तक चलेंगे। मेरा एक दोस्त 30 साल से एक ही जोड़ी जूते पहन रहा है। बस वह उन्हें हर दिन चमकाता है और कभी कभार उनका तलवा बदलवा लेता है। अपने जूते चमचमाते हुए रखें। नौकरी के साक्षात्कार में वे हमेशा उन पहली चीजों में से होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। पोशाक अपने नाप की बनवाना भी लाभदायक होता है। बेहतरीन पोशाक और जूतों से आपको बेशक लाभ होगा, इसलिए उनकी परवाह करें। चैप्टर नंबर 3 है दूसरों को महत्व देने की कला। जैसा कि हम देख चुके हैं, संवाद का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे तक जानकारी का आदान प्रदान है। हम जानते हैं कि प्रभावी संवाद तभी हो सकता है जब दूसरा व्यक्ति संदेश ग्रहण कर ले। किसी व्यक्ति तक हमारा संदेश स्पष्टता से पहुंचाने के लिए हमें शारीरिक मुद्रा, शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों पर मेहनत करनी होती है। लेकिन यदि उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सचमुच वही सोचते भी हैं, तो हमारा संदेश लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रभावी संवाद के लिए हमें उन व्यक्तियों में सच्ची रुचि लेना सीखना चाहिए जिनके साथ हम संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आइए दूसरों के प्रति समानुभूति के बारे में समझते हैं। समानुभूति का मतलब है किसी दूसरे की स्थिति को सचमुच समझना। समानुभूति दरअसल एक योग्यता कम, चारित्रिक गुण अधिक है। जब इसका उपयोग पूरी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से किया जाता है तो अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। समानुभूति वाले नेता अपने अनुयायियों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति वाले अभिभावक अपने बच्चों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति वाले नियोक्ता कर्मचारियों का दिल जीत लेते हैं। समानुभूति के संबंध में एक अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसा चारित्रिक गुण है जो हर व्यक्ति विकसित कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। समानुभूति के लिए तो बस इतना ही आवश्यक होता है कि हम परिस्थितियों, स्थितियों और बातचीत को केवल इसी दृष्टिकोण से न देखें कि वे हमें किस तरह प्रभावित करती हैं। हमें इन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखना सीखना चाहिए। यह स्वयं के बजाय दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का सार है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों से पहले स्वयं के हितों या रुचियों की तलाश करता है। अगर मैं आपकी कोई सामूहिक तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप उसमें सबसे पहले किस व्यक्ति की तलाश करेंगे? स्वाभाविक है, खुद की। आप सोचेंगे, मेरे बाल देखो, ये अस्त व्यस्त हुए हैं और मेरी आंखें आधी बंद हैं। मेरे चेहरे पर वो शैतानी भरी मुस्कान देखो। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं ही हैं। सभी लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। यदि हम यह बात समझ लें और पहचाने जाने तथा सराहे जाने की उनकी आवश्यकता पूरी कर दें तो संवाद की राह बड़े अद्भुत ढंग से खुलेगी। दूसरों के दृष्टिकोण से स्थिति को देखना और दूसरों पर सचमुच ध्यान केंद्रित करना सीखना न केवल बातचीत और संवाद की अच्छी आदत है, बल्कि अच्छा व्यावसायिक निर्णय भी है। कोई भी सफल सेल्समैन आपको बता देगा कि सामने वाले की आवश्यकताओं का पता लगाना और उन्हें पूरा करने का तरीका खोजना कितना महत्वपूर्ण होता है। झूठी रुचि या परवाह से काम नहीं चलेगा, लेकिन सच्ची समानुभूति आपको विश्व स्तरीय संप्रेषक में बदल सकती है और व्यवसाय में भी सफल बना सकती है। समानुभूति एक ऐसी योग्यता है जिसे सीखा जाता है। हम में से अधिकतर लोग स्वाभाविक रूप से दूसरों के बजाय स्वयं पर केंद्रित होते हैं। किसी भी दूसरी योग्यता की तरह ही समानुभूति को भी सीखा जा सकता है, बशर्ते आप समय और प्रयासों का निवेश करें
आगे कुछ ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि आप उनमें सच्ची रुचि लेते हैं। पहला है, सामने वाले का नाम याद रखें। दूसरा, संदेशों का उत्तर जल्दी दें। तीसरा, सामने वाले के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे अपने लिए भी महत्वपूर्ण बना लें। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे कानों को अपना नाम जितना मधुर लगता है उतनी कोई दूसरी आवाज नहीं लगती है। जब कोई हमारा नाम लेता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपने संभवतः ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो वह गर्मजोशी और खुलेपन से प्रतिक्रिया करता है। अगर आप सचमुच किसी व्यक्ति का दिल जीतना चाहते हैं तो उसके साथ साथ उसके जीवन साथी और बच्चों का नाम भी याद रखें। आप कह सकते हैं, क्षमा कीजिए, मैं नाम याद रखने में थोड़ा कमजोर हूं। हम में से अधिकतर लोग नाम याद रखने में स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। आपको मेहनत करके नाम याद रखने का विकल्प चुनना होगा। लोगों के नाम के साथ ऐसी चीजों का संबंध जोड़ें जिनसे आपको उनके नाम याद रखने में आसानी हो। जब भी किसी से मिलें तो शुरुआती बातचीत में उसका नाम उसके ही सामने कई बार दोहराएं। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बाद में आपको उसका नाम आसानी से याद रहेगा। मेरे एक व्यावसायिक सहयोगी ने लोगों के नाम याद रखने की बेहतरीन योग्यता विकसित कर ली है। वे इस योग्यता का नियमित उपयोग करके अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। दरअसल मुझे याद है कि एक बार मैं एक बैठक में उनके साथ था जहां वे कुछ लोगों के समूह से मिले और बस उनसे हाथ मिलाकर कमरे से बाहर चले गए। उल्लेखनीय बात यह है कि 1 साल बाद जब वे दोबारा उन्हीं लोगों से मिले तो उन्हें हर नाम याद था। एक पल की भी हिचक नहीं थी। क्या उन लोगों को यह एहसास हुआ होगा कि मेरे सहयोगी उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं? न केवल उन्हें महत्व का एहसास हुआ बल्कि उन्हें जुड़ाव का एहसास भी हुआ, और इसका कारण केवल यही था कि किसी ने उनका नाम याद रखा था। दूसरा, संदेशों का उत्तर तुरंत दें। हम किसी संदेश, चाहे वह फोन हो, फैक्स हो या ईमेल हो, का कितने समय में उत्तर देते हैं उसी से पता चल जाता है कि हम सामने वाले को कितना महत्व देते हैं। आमतौर पर नियम यह करता है कि 24 घंटों के भीतर संदेशों की प्रतिक्रिया देना सबसे अच्छा होता है। आपकी त्वरित प्रतिक्रिया से सामने वाले तक यह संदेश पहुंचता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसकी परवाह करते हैं। हम सभी को यह भावना महसूस हुई होगी कि हमें किसी ने अटका रखा है। जब हम दूसरों के संदेशों पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि उनकी स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और हमारे अपने काम हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। त्वरित प्रतिक्रिया का नतीजा चाहे जो हो, पक्की इस आदत से आपकी छवि उत्तरदायी, परवाह करने वाले और रुचि लेने वाले व्यक्ति की बन जाएगी, जो एक विजेता तालमेल है। जब आप परिवार और दफ्तर में संबंध विकसित करने के लिए मेहनत करते हैं तो अच्छा संवाद स्थापित करने की एक कुंजी यह है कि दूसरों के लिए महत्वपूर्ण चीज को अपने लिए भी महत्वपूर्ण बना लें। जन्मदिन, वर्षगांठ और शेष व्यक्तिगत रुचियां मित्रता बढ़ाने के मूल्यवान खजाने हैं। ये अच्छी संवाद योग्यता विकसित करने में मदद करते हैं। किसी विषय पर किसी की भावनाएं क्या हैं, ये पता लगाने के लिए समय निकालें। समानुभूति में दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना निहित होता है। ये सिद्धांत पारिवारिक संबंधों में विशेष मदद करता है। अगर आप अभिभावक हैं तो देखें कि क्या कर सकते हैं। आपके किशोर बेटे बेटी के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे अपने लिए भी महत्वपूर्ण बना लें। ऐसा करने पर आप बच्चे का ऐसा पहलू देख पाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। इसका अर्थ है कि अगर किशोर बेटा बेटी संगीत में रुचि लेते हैं तो संगीत के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। अगर उसकी रुचि किसी खेल में है तो उस खेल के विशेषज्ञ बन जाएं। जिस चीज में व्यक्ति रुचि लेता है उसमें दूसरों की सच्ची रुचि से उसका विश्वास बढ़ता है और वह उसकी प्रशंसा करने लगता है। रुचि लेने से यह काम जितनी अच्छी तरह होता है उतना बहुत कम चीजों से होता है। यह सिद्धांत दफ्तर में भी इतना ही प्रभावी होता है। सेल्समैन के रूप में यदि आप संभावित ग्राहक की रुचि समझ सकें और उसे अपने लिए महत्वपूर्ण बना सकें तो आप उसे जीवन भर के लिए अपना ग्राहक और शायद दोस्त भी बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 है सुनने को कला। दोस्तों, जब हम लोक व्यवहार या मानवीय संबंधों में निपुण बनने की राह पर आगे चलते हैं तो पाते हैं कि दूसरों में सच्ची रुचि संवाद की पहली नींव है। इसके बिना संवाद उपयोगी होने के बजाय धराशायी हो जाता है। अगर आप सक्रियता से सुनते हैं
तो आपकी सच्ची रुचि इतने प्रभावशाली ढंग में व्यक्त होती है जितनी किसी दूसरे काम से नहीं हो सकती है। सक्रियता से सुनने का अर्थ है सामने वाले के इरादे को सचमुच सुनने समझने के लिए समय देना और प्रयास करना। निश्चित रूप से संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ दो तरफा संवाद है। दुखद तथ्य यह है कि कई बार हम संवाद का अर्थ यह निकालते हैं कि एक व्यक्ति बोल रहा है जबकि दूसरा बोलने की बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि सच्चाई यह है कि दिन प्रतिदिन के संवाद में हम कई बार सामने वाले की कही बात सुनते ही नहीं है। चूंकि आम आदमी की सोचने की क्षमता सुनने की क्षमता से 4 गुना अधिक होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कान खोलकर ध्यान से सुनना सीख लें। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब कोई बातचीत चल रही होती है तो लोग कई बार उसमें शामिल होने के बजाय दिमाग में अपने स्वयं के वाक्य सोचने लगते हैं। किसी ने एक बार कहा था, अच्छी तरह सुनना किसी रेडियो स्टेशन को सुनने जैसा है। सुनने के लिए यह चयन आवश्यक होता है कि मैं अपना ध्यान कहाँ दूं। अपने साथी की बात सुनने के लिए मुझे पहले सारी ध्यान भटकाने वाली चीजें अलग हटाने का चुनाव करना होगा। इसका अर्थ है समाचार पत्र नीचे रखना, सिंक के बर्तनों से दूर हटना, मैं जो पुस्तक पढ़ रहा हूं उसे नीचे रखना, या किसी प्रोजेक्ट को अलग रखना। किसी दूसरे के बोलते समय पूरा ध्यान देकर मैं उसे यह जतला रहा हूं कि आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। सुनने की अच्छी योग्यता विकसित करने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो आपको लगभग तत्काल ही लाभ होने लगेगा। सुनने की योग्यता विकसित करते समय यह याद रखें कि अच्छी तरह सुनने का अर्थ बस निष्क्रियता से चुप रहना नहीं होता है, यह तो सक्रिय होता है। इसका अर्थ है आप लगातार सामने वाले का इरादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों तरीकों से ये जता रहे हैं कि आप बातचीत में शामिल हैं। कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें एक मुंह और 2 कान इसी कारण से दिए हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जिसका मुंह मोटर कार की तरह सरपट भागता रहे या जो बातचीत पर पूरा कब्जा जमा ले। हमेशा सामने वाले का ध्यान रखें और अपनी राय के बजाय उसकी बात को अधिक महत्व दें। ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आपके कई नए दोस्त बनते चले जाएंगे। वास्तविकता यह है कि लोग दूसरों के जीवन के बजाय अपने जीवन में हो रही घटनाओं के बारे में अधिक परवाह करते हैं। संवाद में कुशल बनने का रहस्य लोगों से उनके बारे में सवाल पूछना है, फिर चुप रहना है और उन्हें अपने बारे में बोलने देना है। चूंकि आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा आपकी ओर आकर्षित होंगे। सुनना सिर्फ व्यवसाय के लिए ही अच्छी योग्यता नहीं है, यह स्वस्थ वैवाहिक जीवन और सुखद पारिवारिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। अगर हम सक्रियता से सुनने का समय निकालें तो कई समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और रोकी भी जा सकती हैं। इस योग्यता में निपुण बनने के 4 कदम हैं। पहला ठहरें, दूसरा देखें, तीसरा सुनें और चौथा प्रतिक्रिया करें। पहला है ठहरें। जब कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी आपके पास आए और कोई बात बताना चाहे तो आप अपना काम रोक दें और उसकी बात ध्यान से सुनें। थोड़ी देर ध्यान देने भर से सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आप सुन रहे हैं और वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, देखें। आप यह सुनिश्चित करें कि सामने वाले की आंखों से आपकी आंखें मिली हों। इसके लिए आपको विचलित करने वाली चीजों से अपना ध्यान हटाना होगा और उसके ठीक सामने बैठना होगा। आपके चेहरे के सुखद भाव से वह अपनी भावनाएं और चिंताएं बताने के लिए प्रोत्साहित होगा। जैसा हमने पहले कहा था, गैर शाब्दिक संकेतों को ढूंढें। इससे आप सटीक ढंग से यह समझ सकेंगे कि सामने वाला क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तीसरा, सुने। उसके शब्दों और अंदाज को कान लगाकर सुने और अपना ध्यान उसकी बात पर केंद्रित करें। बातचीत में आपका साथी सचमुच जो कहता है उसे ध्यान से सुने। इसके साथ ही वह भी सुने जो वह कहने का प्रयास कर रहा है। मानसिक रूप से प्रमुख शब्द और विचार पकड़ लें जिनसे आप उसकी बात बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। चौथा, प्रतिक्रिया करें। आप ठहर जाइए, देख लें और सुन लें, तो फिर प्रतिक्रिया करने का समय है। सामने वाले की कही बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसी प्रतिक्रिया करें जिसमें या तो उस बात का सार हो जो आपने अभी अभी सुनी है, या फिर कोई सवाल पूछें, उसे समाधान की ओर ले जाए। ठहरने, देखने, सुनने और प्रतिक्रिया करने का सिद्धांत हमेशा याद रखें।
दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेने के लिए चेतन प्रयास की आवश्यकता होती है। अगली बार जब कोई बातचीत चल रही हो तो बड़े ध्यान से सुनें। बातचीत पर अपना एकाधिकार जमाने का प्रयास न करें। इस अध्याय में मैंने सुनने की जिन योग्यताओं की रूपरेखा बताई है उनका प्रयोग करें। अपने बारे में बोलने या बात काटने के प्रलोभन से बचें। सामने वाले पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपको जो परिणाम मिलेंगे उनसे आप रोमांचित हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 है बातचीत को कला। मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हो, लेकिन गलती से आप उसमें नमक के जगह चीनी डाल दिए हो, तो क्या होगा? उस सब्जी का स्वाद पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरह अच्छी बातचीत करने के लिए सही शब्दों और वाक्यों को प्रयोग करना बेहद जरूरी है। दरअसल सही परिणाम पाने के लिए आपको सही सामग्री या तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छी बातचीत में भी ऐसा ही होता है। बातचीत से आप जो कुछ पा सकते हैं वह हर चीज पाने के लिए आपको सही तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ घटक बताए जा रहे हैं जिनसे अच्छी बातचीत संभव होती है। पहला, सावधानी से शब्द चुनें। दूसरा, विशाल शब्द भंडार विकसित करें। तीसरा, सवाल पूछकर सामने वाले की भाषा बोलें। चौथा, हंसी की शक्ति खोजें। पांचवा, स्पष्ट उच्चारण और अभिव्यक्ति करना सीखें। छठा, गालियों के प्रयोग से बचें। सातवां, सामने वाले की गरिमा की रक्षा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तरीके से जो है, शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। मार्क ट्वेन ने इसे इस तरह कहा था, सही शब्द और लगभग सही शब्द के बीच उतना ही अधिक अंतर होता है जितना कि बिजली और जुगनू में होता है। शब्द ताकतवर होते हैं, उन्हें सावधानी से चुनें। बोलने से पहले अपने विचार व्यवस्थित कर लें और तय करें कि आपका मनचाहा संदेश किन शब्दों से सबसे अच्छी तरह पहुंच सकता है। दूसरा, विशाल शब्द भंडार विकसित करें। शब्दों का सही चुनाव करने के लिए आपके पास बहुत से शब्द होने चाहिए ताकि आप उनमें से कोई सही शब्द चुन सकें। शब्द ऐसे ताकतवर अस्त्र हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी तरह उनका प्रयोग करना सीख लें। इस प्रक्रिया में एक कदम है शब्दों का अच्छा व्यावहारिक भंडार विकसित करना। आप अपने शब्द भंडार को विस्तार इसलिए देते हैं ताकि अलग अलग तरह के लोगों के साथ आसानी से रुचिकर बातचीत कर सकें। बाजार में ऐसी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन्हें खरीदकर आप अपना शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। डेविड ऑल्सन की द वर्ड्स यू शुड नो में 1200 शब्द दिए गए हैं जो हर शिक्षित व्यक्ति को न केवल पता होने चाहिए बल्कि उसे उनका प्रयोग भी करना चाहिए। हालांकि अच्छा शब्द भंडार होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप बातचीत को अति बौद्धिक न बना दें। अगर सामने वाला सोचता है कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं तो उसे लगेगा कि आप स्वयं को उससे बेहतर मानते हैं। इसके बजाय ध्यानपूर्वक ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो आपके संदेश को सीधे व्यक्त करें और फिर वे शब्द कह दें। अच्छी शब्दावली से पता चलता है कि आप अपने विचारों और सामने वाले के समय को महत्व देते हैं। तीसरा, सवाल पूछकर सामने वाले की भाषा बोलें। सवाल पूछना सामने वाले की भाषा में कम्युनिकेट करने का बेहतरीन तरीका है। कोई भी अच्छा सेल्स पर्सन आपको बता देगा कि संभावित ग्राहक की रुचियों और आवश्यकताओं को सुनना महत्वपूर्ण होता है। सेल्स पर्सन आपको यह भी बता देगा कि जुटाई गई जानकारी के आधार पर सवाल करना कितना महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले के बारे में सवाल पूछने से न केवल सामान बेचने के अवसरों को बेहतर बनाने वाली जानकारी मिलती है, बल्कि उसमें सच्ची रुचि दिखाने में भी मदद मिलती है। उसके कामकाजी जीवन के साथ साथ निजी जीवन के बारे में भी सवाल पूछना न भूलें। इससे पता चलता है कि आपकी चिंता केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है और आप व्यक्ति के रूप में भी उसकी परवाह करते हैं। ध्यान से सुनने से आपको यह भी पता चल सकता है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसी साझी बात है जो सेतु का काम कर सकती है। आपको यह पता चल सकता है कि आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, आप दोनों को ही फ्लाइंग फिशिंग में आनंद आता है, या आप दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत से सवाल पूछना और फिर वास्तव में उनमें जवाब सुनने का समय निकालना संबंधों का आधार है। हर इंसान को स्वयं के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है। अधिकतर लोगों को अगर अपने अनुभव, सपने या विजय के बारे में बताने का अवसर दिया जाए तो वे इसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। चौथा, हंसी की शक्ति खोजें। बातचीत में हंसी मजाक का उपयोग करना सीख लेने से अच्छे संवाद की आपकी योग्यता बहुत बढ़ जाएगी। हास्य बोध,
और हंसी हर कुशल बातचीत के मूलभूत अस्त्र होते हैं। हमारे समय के बेहतरीन कम्युनिकेटर वाक कला और हंसी मजाक में निपुण थे, जिससे वे सामने वाले व्यक्ति या समूह को आरामदेह बना देते थे। हंसने मुस्कुराने वाले व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। जो व्यक्ति आसानी से हंसता है, जो अच्छा चुटकुला सुनाकर वातावरण हल्का कर देता है, उसे लेकर अन्य लोग सहज महसूस करते हैं। उचित स्थितियों के लिए कुछ अच्छे चुटकुले याद रखना हमेशा बेहतर रहता है। कुछ लोग मजेदार किस्सों की डायरी अपने साथ रखते हैं और जब भी वे कोई मजेदार प्रसंग सुनते हैं तो उसे लिख लेते हैं। हो सकता है कि हंसी मजाक आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ना हो, लेकिन आप बदलाव ला सकते हैं और दूसरों के चुटकुलों का उपयोग कर सकते हैं। नकारात्मक हंसी। मजाक कभी और तानों से दूर रहें। किसी दूसरे पर हंसने से हमेशा बुरे परिणाम मिलते हैं और इससे लोगों के मुंह का स्वाद किरकिरा हो जाता है। वे हमेशा मन ही मन सोचेंगे, अगर वह उसका मजाक उड़ा सकता है तो वह भविष्य में मुझे भी नीचा दिखा सकता है। हास्यबोध और हंसी मजाक दूसरों को निहत्था कर देते हैं और वे आपको पसंद करने लगते हैं। बहुत नीरस संवाद शैली वाले व्यक्ति से मिलकर लोग असहज हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वे हर दिन 450 बार तक हंसते हैं, जबकि वयस्क लोग हर दिन औसतन 15 बार ही हंसते हैं। कोई हैरानी नहीं कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, वे अधिक स्वस्थ, अधिक तनाव रहित जीवन जीते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में कठोरता से नियंत्रित वैज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रदर्शित हुआ कि हंसी हृदय की मालिश करती है, रक्त संचार को प्रेरित करती है और फेफड़ों को अधिक आसानी से सांस लेने में मदद करती है। फोर्डहैम विश्वविद्यालय में एक और परीक्षण ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि हंसी से हृदय, फेफड़ों, पेट और अन्य अंगों को लाभ होता है। इससे हमारा तनाव कम होता है और हमारे सुख के एहसास में वृद्धि होती है। क्या हंसी के बारे में और भी कुछ कहने की आवश्यकता है? 5वां, स्पष्ट उच्चारण और अभिव्यक्ति करना सीखें। कोई बातचीत उतनी ही अच्छी है जितनी की सुनी जाती है। स्पष्ट उच्चारण और अभिव्यक्ति का अर्थ है धीमी गति और स्पष्टता से बोलना, साथ ही अपने विचारों को सावधानी से पूरा करना। यहाँ पर मुद्दे की बात है, स्पष्टता से अपनी बात कहना सीखें। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से बोलता है तो उससे आमतौर पर सामने वाला असहज हो जाता है या तनाव में आ जाता है। धीमी गति से बोलने और अच्छी तरह संदेश पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें। धीमे बोलने से सामने वाला आरामदेह महसूस करेगा और संदेश ग्रहण करने के लिए अधिक उत्सुक होगा। बहुत तेज गति से बोलने वाले लोगों के बारे में यह सोचा जा सकता है कि वे बहुत जल्दी में हैं या फिर इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे उस समय हो रही बातचीत की सच्ची परवाह नहीं करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने वाक्य या विचार अधूरे ही छोड़ देते हैं। इससे सामने वाले का ध्यान विचलित हो जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि बातचीत में या सामने वाले में आपकी सच्ची दिलचस्पी नहीं है। आप जो शब्द कह रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने का समय निकालें और उन्हें धीमी गति तथा विश्वास से कहना सीखें। 6, गालियों के प्रयोग से बचें। गालियां अपंग बातचीत की आम बैसाखियां हैं। गालियों से यह पता चलता है कि आपके पास उचित शब्दावली नहीं है। इसके अलावा गालियों से लोग बिदक भी सकते हैं। याद रखें, आपका मकसद अधिक से अधिक लोगों से मिलना जुलना है और आप यह किसी तरह नहीं जान सकते हैं कि गालियों का प्रयोग करने से कौन सा व्यक्ति आहत महसूस करेगा। नियम यह है कि सुरक्षित होना हमेशा बेहतर है, इसलिए अपनी बातचीत में गालियों का प्रयोग न करें, भले ही सामने वाले को गालियों से कोई समस्या ना होती हो। 7वां, सामने वाले की गरिमा की रक्षा करें। आप आदत डाल लें कि दूसरों के सामने आप किसी को कभी बिना कारण नहीं डांटेंगे या उसकी गलती नहीं बताएंगे। अगर कोई आपको ऐसी कहानी बता रहा हो जिसके बारे में आपको अच्छी तरह पता हो कि वह गलत है, या ऐसे तथ्य दे रहा हो जिन्हें आप चुनौती देना चाहते हो, तो दूसरों के सामने उसकी गलतियां बताने के प्रलोभन में न फंसें। अगर गलत जानकारी से बातचीत पर असर न पड़ता हो तो उसे जाने दें। गलत जानकारी को अनदेखा करने से संबंध अधिक बेहतर बनेगा, जो उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब आप सामने वाले की गलती बताएंगे या उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देंगे। सार्वजनिक रूप से कभी दूसरों की गलती न बताए। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सचमुच आपको पगला दे, जब कोई कर्मचारी आपके दोस्तों के सामने आपसे गलत ढंग से पेश आए, या जब जीवन साथी कुछ ऐसा कह दे जिससे आप लज्जित हो जाएं, तब क्या करें? कुछ नहीं, माहौल ठंडा होने दें, बात को जाने दें।
कभी भी दूसरे लोगों के सामने अपने कर्मचारी या जीवन साथी को चुनौती न दें। इसके बजाय अकेले में उस व्यक्ति के सामने अपनी भावनाएं बताने के उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि आप उनके दोस्तों के सामने उनकी गरिमा की रक्षा करने के लिए संकल्पवान हैं, तो आप उन्हें जीवन भर के लिए जीत लेंगे। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुक समरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।